अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल उर्दू मोरल स्टोरीज़। मैंने आप लोगों के साथ हमज़ा और शफा स्टोरी का पार्ट 11 शेयर किया था। अब मैं आप लोगों के साथ पार्ट 12 शेयर कर रही हूँ। आई होप कि आप लोगों को ये स्टोरी अच्छी लगेगी। पार्ट 11। सुबह से घर में अफरा तफरी बिछी हुई थी। किसी की मैचिंग चूड़ियाँ नहीं मिल रही थी तो किसी का मैचिंग दुपट्टा। हम सारी कज़न एक ही कमरे में इकट्ठे होकर तैयारियाँ कर रहे थे। मेरी तो आज के दिन के लिए कुछ ख़ास तैयारी थी। फंक्शन रात का था और तैयारियां अभी से शुरू थी। मैं बेड पर बैठी थी और मुसलसल मुस्कुरा रही थी। कल रात के वाक़ये के बाद मेरे दांत अंदर ही नहीं जा रहे थे। अभी भी इस वाक़ये से बाहर नहीं निकल पाई थी। मुसलसल मुस्कुराना और एक बात सोच सोच कर शर्माना, फिर भी मेरा दिल नहीं भर रहा था। सुबह से मैं हमज़ा से छुपती छुपती फिर रही थी। उसे देखकर मैं अलग ही ट्रांस में चली जाती थी, आसपास से बिल्कुल बेखबर हो जाती थी। खैर, रात के वाक़ये के बाद अब मज़ीद शर्माना तो मुझ पर लाजिम हो गया था। मैं कमरे में घुस कर बैठी थी। अनम के कई बार कहने के बावजूद मैं टिस से मिस ना हुई थी। मैंने कपड़ा और ज्वेलरी सब कुछ रात रेडी कर लिया था। शफा प्लीज़ मेरी थोड़ी सी हेल्प कर दो। अनम अपना खूबसूरत बाल स्ट्रेट कर रही थी, जिसमें से थोड़ा मुश्किल पेश आ रही थी। उसकी बात सुनकर मैं झंझला कर बोली थी, खुद कर लो, मुझे नहीं आता ये सब। मैं तो भी ख्वाबों में जी रही थी और बार बार उसमें भी मुझे कोई ना कोई डिस्टर्ब कर रहा था। शफा की बच्ची, अब आओ तुम मेरे पास किसी काम से, तब बताती हूँ। अनम बूम बनाकर मसनूई गुस्से से बोली थी और मैंने कहा, मैं कभी नहीं आती, जबकि मैं हमेशा पहुंची रहती थी। हमारी नोक-झोंक चल ही रही थी जब ज़िक्रा हाथ में वाइट कलर की ग्लव वाली शर्ट लेकर अंदर दाखिल हुई थी। मैं शर्ट देख चुकी थी। मैंने पूछा, ये किसकी है? उसने कहा, हमज़ा की प्रेस करनी है। वो तो नहीं दे रहा था, मैं ज़बरदस्ती लेकर आई हूँ। हमज़ा और ज़िक्रा के बीच ज़्यादा एज डिफरेंस नहीं था, इसलिए वो हमज़ा को हमज़ा ही कहती थी। ज़िक्रा का चहक कर हमज़ा का नाम लेना मुझे जला रहा था। मैंने फ़ौरन सोचा, मुझे नहीं दे सकता था इस बात को बिल्कुल नज़रअंदाज करके वो मुझे सुबह से मिला ही कहाँ था कि मुझे देता। मैं तो कमरे में दबक कर बैठी थी सुबह से। ज़िक्रा प्रेस करना शुरू कर चुकी थी और मैं मुंह फुलाए उसकी शर्ट देख रही थी। वो ज़्यादातर वाइट कलर की शर्ट पहनता था। अभी हमारे दरमियान इतनी बातचीत नहीं हुई थी कि एक दूसरे की पसंद और नापसंद जानते। अनम बालों को स्ट्रेट कर रही थी, ज़िक्रा शर्ट प्रेस कर रही थी और मरवा ईयरिंग पहनने के लिए चूज़ कर रही थी। फिर मैं जो वेली बैठी हुई थी मुसलसल च्युइंगम चबाए जा रही थी। हमज़ा से सामना हो जाने के डर से मैं चुप कर बैठी थी। ऐसा पहली बार हुआ था कि मैं उससे इस तरह शर्मा रही थी। पर मुझे एक बात का अफसोस हो रहा था, सुबह से उसने मुझे एक बार भी मैसेज करके नहीं पूछा था कहाँ हो। मुझे लगा उसे मेरी ज़रूरत ही नहीं है, वरना बंदा एक मैसेज कर लेता है। मैं अफसोस में डूबी थी जब ज़िक्रा की आवाज़ मेरी समातों से टकराई थी, आज के फंक्शन में लिख कर रख लो, हमज़ा जैसा कोई नहीं दिखेगा, उसके आगे कोई टिक ही नहीं पाएगा। हमारे और भी कज़न्स हैं, सब एक से बढ़कर एक है, लेकिन यार हमज़ा इन सब से बाजी मार जाता है। ज़िक्रा अपनी हाँकें जा रही थी और मैं आग बगोला बनी उसकी बातें सुन रही थी। अनम और मरवा तो भाई की पहले से मुरीद थी। वो सब भी ज़िक्रा की बातों में हाँ मिलाई जा रही थी। इस बात से बेखबर मैं इन लोगों को कच्चा निगल जाने वाली नज़रों से घूर रही हूँ। मेरे दिमाग में सायरन बजा था जो किसी अनहोनी होने का अंदेशा दे रहा था, पर मैंने अपनी सोच को झटकते हुए सोचा, हमज़ा तो बेरा है, भला एक तारीफ़ करने से कौन उसे मुझसे कोई छीन लेगा। अभी रात ही तो हमारे दरमियान इतना कुछ हुआ था। अभी मैं अपनी ही सोचों में गुमा थी कि मुलाजमा ने आकर पैगाम दिया, आपकी अम्मी बुला रही हैं। अम्मी का सुबह से 5वीं बार बुलावा आया था मेरे लिए। मैं मरती क्या ना करती, उठी, दिल बहुत ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। उसे सामना करने की हिम्मत नहीं हो रही थी। वैसे मैं शर्माते हुए भी बड़ी अच्छी लगती थी। मैं दुपट्टा शानों पर फैलाकर मोबाइल हाथ में उठाकर बाहर आई थी। हमज़ा मुझे कहीं नहीं दिखा था। मैंने शुक्र का सांस लिया था। अम्मी की आवाज़ हाल से आ रही थी। मैं मुहतात नज़रों से यहाँ वहाँ देखकर धीरे धीरे चल रही थी, ताकि अगर वो मेरे आसपास भी हो तो भनक ना लगे। मैं हाल कमरे में आई तो पैरों तले ज़मीन खसक गई। वो मुआज़ भाई के साथ बैठा हुआ था। मैं बेसाख्ता अपनी ज़ुबान दांतों तले दबाई थी।
کل رات کے بعد آج دن کے پورے دوران میں پہلی بار سامنا ہو رہا تھا۔ میں ذرا سی آنکھ اٹھا کر دیکھی تو وہ معاذ بھائی کی بات کا جواب دے رہا تھا اور ساتھ ہی ساتھ میں مجھے اپنی نظروں کے حصار میں رکھ کر گھور رہا تھا۔ میں پزل ہوتی امی کے پاس آ کر بیٹھ گئی اور سونے پہ سہاگا ابھی بھی اس کی نظروں میں فٹ تھی۔ امی میری طبیعت کا پوچھ رہی تھی۔ صبح سے کمرے میں نہ نکلنے کی وجہ سے میں تو بری طرح گڑبڑا گئی تھی۔ جب معاذ بھائی نے بھی وہی سوال دوبارہ دہرایا تھا۔ حمزہ اس پورے ماحول میں بالکل خاموش تھا۔ ہاں، مگر مجھے گھورنے کا سلسلہ ابھی بھی جاری تھا۔ میں نے منمناتے ہوئے کہا، سر درد کر رہا تھا، یہ جھوٹ کسی کے پکڑ میں آتا یا نہیں؟ حمزہ کی نظر میں پکا آ چکا تھا۔ میں کن آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی؟ دل میرا پنچھی کی طرح اڑ رہا تھا۔ زبان تو جیسے میرا ساتھ ہی دینا چھوڑ رہی تھی۔ میں بری طرح اس کے سامنے نروس ہو رہی تھی۔ ہتھیلی بھی مارے گھبراہٹ کے سینچنے لگی تھی۔ کچھ دیر اگر میں وہاں اور بیٹھتی تو پکا برف کی طرح پگھل جاتی۔ میں بھی اسے گھور سکتی تھی۔ اس نے شرٹ مجھے پریس کرنے کو کیوں نہیں دی تھی، پر میں ایسی نہیں تھی۔ ہمارے گھورنے کا سلسلہ ابھی بھی جاری تھا۔ جب ذکرا چہکتی ہوئی شرٹ ہینگ کر کے اس کے پاس آئی تھی اسے دینے کے لیے، اور حمزہ کا انداز یکسر بدل چکا تھا۔ وہ مسکرا کر اس کا شکریہ ادا کر رہا تھا۔ ابھی تو کچھ دیر پہلے مجھے گھور رہا تھا۔ میرے کان ان دونوں کی باتیں سننے کے لیے کھڑے ہو چکے تھے۔ مجھے ذکرا سے تھوڑی نہیں بہت زیادہ جیلسی محسوس ہو رہی تھی، حالانکہ جیلس ہونے والی کوئی بات ہی نہیں تھی، پر وہ حمزہ تھا، اس کے معاملے میں تو کچھ بھی میں برداشت نہیں کر سکتی تھی، خواہ وہ میری کزن ہی کیوں نہ ہو۔ جب مجھے کچھ نہیں سوجھا تو میں حمزہ کے نمبر پر کال کرنا شروع کرتی۔ حمزہ اسکرین پر میرا نمبر دیکھ کر لمبی سانس خارج کر کے رہ گیا تھا، مگر میری کال نہیں پک کی۔ میں جلتے بھونتے کرتے پھر سے کال لگا چکی تھی اور مجبوراً اسے ذکرا سے ایکسکیوز کرنا ہی پڑا۔ میرے ہونٹوں پر فتح بھری مسکان تھی۔